इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझा था नोटपैड के बारे में, नोटपैड क्या होता है और नोटपैड के अंदर फाइल मेनू को हम लोगों ने समझा था। आज इसी नोटपैड के वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा नोटपैड का पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे हम लोग एडिट मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे और बाकी के जो मेन्यूज़ हैं उन सारे मेन्यूज़ के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने समझा था मेन्यू के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने फाइल मेन्यू के बारे में समझा था। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअल में मेन्यू होता क्या है। तो मेन्यू को समझ लेते हैं। मेन्यू कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स और ऑप्शन। एक मेन्यू के अंदर आदेशों व निर्देशों की एक सूची होती है, यानी कि हमें काम करने के लिए, हमें कंप्यूटर के ऊपर या नोटपैड के अंदर काम करने के लिए जो भी ऑप्शंस चाहिए वो सारे के सारे ऑप्शंस हमको मेन्यू के अंदर में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें नोटपैड के अंदर मेन्यूज़ के बारे में, तो नोटपैड के अंदर जो मेन्यूज़ होते हैं उनमें से सबसे पहला मेन्यू होता है हमारा फाइल मेन्यू। और फाइल मेन्यू के अंदर हम लोग फाइल से संबंधित कार्यों को करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फाइल मेन्यू एक यूज़र को फाइल से संबंधित कार्यों को करने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। वहीं पे जो हमारा दूसरा मेन्यू होता है नोटपैड के अंदर वो होता है एडिट मेन्यू, जो कि फाइल के अंदर एडिटिंग से संबंधित कार्यों को करने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है या प्रोवाइड कराता है। थर्ड मेनू है हमारा फॉर्मेट मेनू, जहाँ पे हम फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्यों को करेंगे, जैसे कि राइटिंग स्टाइल को चेंज करना, दैट इज़ नोन एज फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस को चेंज करना हो गया, या फॉन्ट के साइज को चेंज करना हो गया, या फॉन्ट स्टाइल लाइक बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो। इन सारे कामों को करने के लिए जो हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं वो फॉर्मेट मेनू के अंदर मिल जाते हैं। चौथा जो मेन्यू आता है हमारा वो व्यू मेन्यू आता है, जहाँ पे हम स्टेटस बार को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। दैट इज़ के स्टेटस बार को हम दिखा सकते हैं, स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं, पेज के जूम लेवल को बढ़ा सकते हैं, पेज के जूम लेवल को घटा सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए जो ऑप्शन है हमको वो व्यू मेन्यू के अंदर मिल जाता है। और पांचवा और लास्ट जो मेन्यू होता है हमारा वो मेन्यू होता है हेल्प मेन्यू, जहाँ पे हेल्प से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे हम हेल्प विंडो ओपन करके नोटपैड से रिलेटेड हेल्प को सर्च कर सकते हैं, या नोटपैड से रिलेटेड जो भी फीडबैक है ना, वो फीडबैक हम सेंड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। इस मेन्यू के क्रम में हम लोगों ने पहले वीडियो में समझा था फाइल मेन्यू के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फाइल मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस है, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन था हमारा न्यू, जहाँ पे हम एक नए ब्लैंक फाइल को ओपन कर सकते थे न्यू ऑप्शन का यूज़ करके। वहीं पे दूसरा जो ऑप्शन था हमारा न्यू विंडो, नोटपैड के अंदर एक नए विंडो को ओपन करने के लिए हम न्यू विंडो ऑप्शन का यूज़ कर रहे थे। थर्ड जो हमारा ऑप्शन था वो ओपन था, जो किसी एग्जिस्टिंग फाइल को, दैट इज़ के जो फाइल पहले से नोटपैड के अंदर सेव है, ऐसे फाइल्स को ओपन करने के लिए हम लोगों ने ओपन ऑप्शन का यूज़ किया था। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन था सेव, जो कि फाइल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा सेव एज, जहाँ पे हम फाइल के जो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारा, उस फाइल के डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ कि जो भी फाइल पहले से हमारा नोटपैड के अंदर बना हुआ, अगर उस फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव एज ऑप्शन का। इसके बाद था हमारा पेज सेटअप, पेज सेटिंग से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइक पेज मार्जिन सेट करना हो गया, ओरिएंटेशन सेट करना हो गया, ऐसे कार्यों को करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ कर रहे थे। और जो आता है हमारा इसके बाद प्रिंट ऑप्शन, वो फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एग्जिट, नोटपैड प्रोग्राम से या नोटपैड विंडो से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट ऑप्शन का यूज़ करते थे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इतने ऑप्शंस को समझ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एडिट मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो बात करें अगर हम एडिट मेन्यू के अंदर, तो एडिट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आप लोगों को। जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वो अंडू है, सेकंड ऑप्शन आता है कट, थर्ड ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। आज की वीडियो में इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमारे ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मेनली एडिटिंग मेन्यू के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये इस मेनू का मेन मुद्दा है, जो कि हम लोग को मेनली यहाँ पे समझना है। और ध्यान दें कि यहाँ पे हम जो भी ऑप्शन समझने वाले हैं, चाहे वो कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट हो, या रिप्लेस हो, या गो टू ऑप्शन हो, आगे के भी एप्लीकेशंस के अंदर इन सारे ऑप्शंस का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन को समझने से पहले आइए हम कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि हम लोग कॉपी पेस्ट के अंदर में यूज़ करने वाले हैं।
जैसे कि हम सबको पता है कि जब कभी भी हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम जो होता है हमारा, वो सबसे पहले रैम मेमोरी के अंदर लोड होता है। और जो हमारा प्रोग्राम लोड होगा वो रैम मेमोरी के अंदर लोड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोग्राम के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा काम भी, या उस प्रोग्राम के अंदर जिन भी डेटा का हम प्रयोग करेंगे वो सारा का सारा डेटा भी हमारा रैम के अंदर ही स्टोर होता है। तो ध्यान रहे कि whenever we open an application, the application loaded into RAM, also the data or the raw data used by that application is also stored into the RAM, है ना। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम रैम के अंदर लोड होता है, और उस प्रोग्राम के अंदर हम जो भी डेटा यूज़ करेंगे वो सारा का सारा डेटा भी हमारा रैम के अंदर ही स्टोर होता है। ये एक पहला कंसेप्ट है जो कि आगे अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे इसको हम एक डायग्राम से समझे हैं, लाइक अगर हम ये मान लें कि ये जो एक डायग्राम दिख रहा है ये हमारा रैम है, ठीक है। तो जैसे हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो इस रैम के अंदर लोड हो जाता है। दैट इज़ कि यहाँ पे कुछ स्पेस को मार्क करा गया है, और ये जो स्पेस हो गया ये हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये स्पेस असाइन हो गया। लाइक अगर हम नोटपैड ओपन करते हैं तो हमारा नोटपैड इस रैम के अंदर लोड होगा, और यहाँ पे एक स्पेस बना करके दिया गया है, ये स्पेस जो हो गया हमारा, ये नोटपैड विंडो को या नोटपैड प्रोग्राम को ये असाइन करके दे दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब क्या है कि हम जो भी डेटा नोटपैड के अंदर यूज़ करेंगे वो सारा का सारा डेटा भी हमारा इसी स्टोरेज के अंदर स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। अब है जब कभी भी हम अपने नोटपैड फाइल के अंदर किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो जैसे हम किसी भी डेटा को कॉपी करेंगे तो उस डेटा का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होता है, और इस डुप्लीकेट कॉपी को रखने के लिए कंप्यूटर एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेता है, जिस मेमोरी को हम लोग क्लिपबोर्ड मेमोरी के नाम से या बफर मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रहे कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन रैम के अंदर ओपन होगा। दैट इज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको रैम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस असाइन कर दिया जाता है, प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कभी कभी हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि फाइल के अंदर एक टाइप के डेटा को, दैट इज़ के सिमिलर टाइप के डेटा को रिपीटेड मैनर में लिखना होता है। तो इसको हम लिखने के लिए एक जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी डेटा का मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन काम क्या हो रहा होता है उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम डेटा को कॉपी करेंगे तो कॉपी करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम के अंदर ही एक स्टोरेज बना लेता है, जो कि एक वर्चुअल स्टोरेज होता है। और ये जो स्टोरेज होता है हमारा, ये कॉपी करने के बाद या डेटा को कट करने के बाद ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल जो मेमोरी हमारा बन रहा है, इस मेमोरी को हम लोग क्लिपबोर्ड के नाम से जानते हैं, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है इसका बफर, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी क्या होता है, या जो बफर मेमोरी होता है ये क्या होता है। क्लिपबोर्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज बफर। क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पोररी मेमोरी। क्लिपबोर्ड जो होता है वो एक अस्थायी मेमोरी होता है, एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, created automatically by the operating system when we copy or cut the data and put the copied or cut data into it। जब भी हम किसी डेटा को कॉपी या कट करते हैं तो यह मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्वतः बना दिया जाता है, और कॉपी या कट किए गए डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मेमोरी के अंदर रख देता है। दैट इज़ कि क्लिपबोर्ड एक टेम्पोररी मेमोरी हो जाता है। इस मेमोरी का निर्माण ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है। कब करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनका निर्माण? तो जब कभी भी किसी डेटा को हम कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा, और जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं या जो भी डेटा हम कट करते हैं, उस कट किए हुए डेटा को या उस कॉपी किए हुए डेटा को इस क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर ले जा करके रख देता है, और यहीं से हमारा जो स्टार्ट होता है ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट का, ठीक है। यदि हम किसी डेटा को एक बार क्लिपबोर्ड मेमोरी में रख देते हैं तो उस डेटा का एक से अधिक प्रति या कॉपी अपने फाइल के अंदर पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। वंस अ डेटा or information is stored into the clipboard or buffer memory, you can create the stored data that is stored in the buffer memory or clipboard memory. You can create multiple copy of that particular data by using paste option। एक बार किसी भी डेटा को हम बफर मेमोरी के अंदर या क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर रख देते हैं तो फिर हम आगे उस डेटा का जितना भी कॉपी क्रिएट करना चाहें ईजिली क्रिएट कर पाएंगे, और उसके डुप्लीकेट को कॉपी को क्रिएट करने के लिए या उसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए जो हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे वो ऑप्शन होता है हमारा पेस्ट।
और आज के वीडियो का जो मेन हमारा जो ऑप्शन भी था वो था हमारा कॉपी एंड पेस्ट। अब हम लोग समझेंगे कॉपी ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉपी द सिलेक्टेड डेटा और पुट इट इनटू क्लिपबोर्ड। कॉपी ऑप्शन का काम ये होता है कि नोटपैड के अंदर हम जो भी डेटा सेलेक्ट करके रखे हैं उस डेटा को कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर रख देता है। अब क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर क्यों रखा जाता है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में समझा था। जब कभी भी किसी डेटा का मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना होता है तो उस डेटा को सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर रख लेते हैं। लाइक कि अगर हम किसी पेज का फोटो कॉपी कराना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले हम प्रिंटर के अंदर दैट इज के स्कैनर के अंदर रखेंगे, और एक बार जब हम उसको स्कैनर के अंदर रख देते हैं फिर हम उसका जितना भी डुप्लीकेट बनाना चाहें बस प्रिंट बटन को प्रेस करके उसका डुप्लीकेट प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर नोटपैड के अंदर हमको किसी भी डेटा का डुप्लीकेट बनाना है तो सबसे पहले उस डेटा को हम कॉपी करके क्लिपबोर्ड के अंदर रखते हैं, और क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी ऑप्शन का। अब ध्यान ये रहे कि जब हम कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो फाइल के अंदर जो डेटा हमारा लिखा गया हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमारा लिखा गया हुआ, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होकर के क्लिपबोर्ड के अंदर रखा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कट के बारे में तो ये क्या करेगा हमारा कि ये जो भी डेटा हम सिलेक्ट करके रखे रहेंगे उस डेटा को अपने फाइल के अंदर से कट कर देता है, डेट इज कि वहाँ से उस डेटा को हटा देगा और हटा करके उसको क्लिपबोर्ड के अंदर रख देता है। तो एक ऑप्शन जो है वो डुप्लीकेट बना करके क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा को रखेगा, और दूसरा ऑप्शन जो है जो डेटा हमारा सिलेक्ट था उसी डेटा को मूव करके क्लिपबोर्ड के अंदर रख देता है। तो कॉपी एंड कट दोनों ऑप्शन की हेल्प से हम डेटा को क्लिपबोर्ड के अंदर रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो डेटा हम क्लिपबोर्ड के अंदर रखे उसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट होता कैसे है। उसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं वो ऑप्शन है हमारा पेस्ट। जो भी डेटा हम क्लिपबोर्ड के अंदर कट करके या कॉपी करके कलेक्ट करके रखे थे उस डेटा का मल्टीपल कॉपी फाइल के अंदर क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे पेस्ट ऑप्शन का। ठीक है, अभी सबको हम लोग नोटपैड के अंदर चल के समझेंगे भी कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट बात करें सिलेक्ट ऑल। तो नोटपैड के अंदर जो भी डेटा लिख करके रखा गया है सारे के सारे डेटा को एक ही साथ सेलेक्ट करना हो एट अ टाइम, देन हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन डिलीट। जो भी डेटा हम सेलेक्ट करके रखे हैं नोटपैड फाइल के अंदर सारे के सारे डेटा को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट ऑप्शन का। देन आता है टाइम एंड डेट। फाइल के अंदर नोटपैड फाइल के अंदर जो भी सिस्टम का करंट डेट है और टाइम है उस टाइम और डेट को नोटपैड फाइल के अंदर लिखने के लिए यूज़ करते हैं टाइम एंड डेट ऑप्शन का। इसके बाद आता है हमारा फाइंड ऑप्शन, लेकिन इससे पहले कि हम फाइंड ऑप्शन पे चले सबसे पहले समझ लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन किस तरह से फंक्शन करता है। तो चलते हम यहाँ से नोटपैड के अंदर आ गए हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे। अब हम यहाँ से ओपन करेंगे नोटपैड प्रोग्राम को। तो जस्ट आते हैं यहाँ सर्च बार पे क्लिक करते हैं, देन सर्च करेंगे नोटपैड और ये हमारा नोटपैड विंडो यहाँ पे दिखने लगेगा। नोटपैड ऑप्शन दिख रहा है, नोटपैड प्रोग्राम का नाम दिख रहा है, बस यहाँ से हम क्लिक करेंगे और हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम नोटपैड पे करेंगे क्लिक और हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है। मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ पे। अब हम समझते हैं एडिट मेनू के अंदर आज जो हम लोग को समझना है वो समझना है सबसे पहले कॉपी पेस्ट ऑप्शंस के बारे में, एंड देन बाकी के फर्दर ऑप्शंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। लाइक हम लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। थोड़ा सा हम यहाँ पे राइटिंग स्टाइल को चेंज करेंगे। एंड देन थोड़े से इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, ये डेटा हमारा एक लाइन लिखा गया हुआ। अब इस डेटा का हमको मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है अपने फाइल के अंदर। तो इस डेटा का मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को हम करेंगे सिलेक्ट। ध्यान ये रहे कि जब कभी भी हम कॉपी पेस्ट करने जाते हैं तो कॉपी पेस्ट करने के क्रम में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेक्टिंग डेटा। हम डेटा को करेंगे सिलेक्ट। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद देन हम यूज़ करेंगे कॉपी ऑप्शन का, एंड कॉपी के बाद फिर हम यूज़ करते हैं पेस्ट ऑप्शन का। तो इस तरह से ये हमारा कॉपी पेस्ट ऑप्शन काम करेगा। डेटा को कॉपी और पेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को करना होता है डेटा को सिलेक्ट, और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं बटन वो है हमारा शिफ्ट बटन के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो, या हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस अप एरो, या देन हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस
डाउन एरो। ठीक है, अब ये इतना सारा ऑप्शन क्यों, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो या शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो ये डिपेंड करता है कर्सर के पोजीशन पे, है ना। अगर हमारा कर्सर जो टेक्स्ट है या जो सेंटेंस है जिसको सिलेक्ट करना, अगर उसके राइट में है तो देन हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का। अगर कर्सर हमारा सेंटेंस के लेफ्ट साइड में अगर रखा हुआ है देन हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस राइट एरो का। अगर कर्सर जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसके बॉटम में है तो यूज़ करेंगे हम शिफ्ट प्लस अप एरो का, और अगर कर्सर टॉप में है देन हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस डाउन एरो। दैट इज़ के कर्सर का पोजीशन कहाँ पर है फाइल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इस बात का सिलेक्शन होता है कि हमको शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यूज़ करना है, शिफ्ट राइट एरो यूज़ करना है, शिफ्ट अप एरो यूज़ करना है या शिफ्ट प्लस डाउन एरो यूज़ करना है। ठीक है, हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो शिफ्ट प्लस डाउन ऑप्शन का यूज़ करने वाला। वैसा बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ शिफ्ट प्लस डाउन एरो का ही यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो शिफ्ट प्लस अप एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट एरो का भी यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ वट एवर यू वांट। ठीक है, लेकिन पहले हम एक ऑप्शन को तो समझ ले, फिर बाकी ऑप्शंस को भी धीरे धीरे हम ट्राई करके समझते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले शिफ्ट प्लस अप एरो का अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिखने के बाद अब शिफ्ट प्लस अप एरो यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो कर्सर होता है वो जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसके नीचे हो। तो सिंपल हम एक वर्ड टाइप करते हैं, एक सेंटेंस टाइप करते हैं एंड देन एंटर बटन प्रेस करेंगे, कर्सर आता है हमारा नीचे। अब हम यूज़ करने वाले हैं शिफ्ट प्लस अप एरो। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस अप एरो करेंगे तो ये जो डेटा लिखा हुआ था, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था, ये सेंटेंस हमारा हो जाता है हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद वंस द डेटा इज सिलेक्टेड वी हैव टू गो टू द एडिट मेनू। हम चलें एडिट मेनू के अंदर, और एडिट मेनू के अंदर आने के बाद क्लिक करना है कॉपी ऑप्शन पे। अब ये क्या हुआ, हमारा जो डेटा सिलेक्ट था ये डेटा कॉपी होकर के रखा गया क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर। अब इस डेटा का मल्टीपल कॉपी हमको अपने फाइल के अंदर क्रिएट करना है, लेकिन जो मल्टीपल कॉपी क्रिएट होने वाला है वो तो फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसके बाद का जो भी लाइन होगा वो इस लाइन के जस्ट नीचे आना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे एंड देन कर्सर को हम लाते हैं फर्स्ट लाइन के जस्ट नीचे। अब हमारा कर्सर जो है वो सेकंड लाइन पे आ चुका है, जो कि बिल्कुल एक ब्लैंक लाइन है। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीपल कॉपी इंसर्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए सिंपल चलना है एडिट मेनू के अंदर एंड देन क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन पे। अब हम जितनी दफ़ा इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे उतनी दफ़ा इस कंटेंट का या इस कॉपी किए हुए डेटा का डुप्लीकेशन मेरे फाइल के अंदर होते रहेगा। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हो गया, जैसा कि यहाँ पे मेन्यू के अंदर ऑप्शन के राइट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है हमको शॉर्टकट की, वो है हमारा कंट्रोल प्लस वी। तो इधर यू कैन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपीड डेटा। तो यहाँ पे जो भी हम डेटा कॉपी करके रखे हैं उस डेटा को पेस्ट करने के लिए या तो हम एडिट मेन्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, या नहीं तो हम कीबोर्ड से जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट यूज़ करेंगे, और कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की प्रेस करके हम इस सेलेक्ट किए हुए कॉपी किए हुए डेटा का मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपी एंड पेस्ट, जहाँ पे हमने देखा कि एक सेंटेंस लिखने के बाद उसका मल्टीपल कॉपी हम इजिली क्रिएट कर पाएंगे। और ये जो कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट है ये पूरे कंप्यूटर पे हम हर जगह पे यूज़ करने वाले हैं अपने काम को करने में, चाहे हम MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हो, या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो। अगर वहाँ पे किसी डेटा को रिपीटेड मैनर में लिखना है देन वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है कॉपी एंड पेस्ट। और हर एक जगह पे जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो क्लिपबोर्ड और बफर का कंसेप्ट ही यूज़ होता है। जब कभी भी किसी डेटा का डुप्लीकेशन करना हो तो डेटा को सिलेक्ट करके हम पहले कॉपी करके उसको क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर या बफर मेमोरी के अंदर रखते हैं, एंड देन वंस द डेटा इज स्टोर्ड इनटू द बफर और क्लिपबोर्ड मेमोरी वी कैन क्रिएट द मल्टीपल कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। जैसे ही हमारा एक बार डेटा सेलेक्ट होकर के क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है फिर हम उस डेटा का मल्टीपल कॉपी ईजिली क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब समझते हैं कट एंड पेस्ट का। तो अभी जो हमारा डेटा लिखा हुआ है सारे के सारे डेटा को हम एक ही साथ डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एडिट मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट ऑल। जैसा कि मेन्यू के अंदर भी हम लोगों ने देखा था थियरी के अंदर, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ करके फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हो सारे कंटेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं एंड देन हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे। फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा गया था वो सारा का सारा कंटेंट हो चुका है सेलेक्ट। वापस से हम चलेंगे एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद एडिट मेन्यू पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट,
इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी डेटा हमारा सिलेक्ट है वो सारा का सारा डेटा हो चलता है डिलीट। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपी पेस्ट। अब समझते हैं हम कट एंड पेस्ट ऑप्शन का कैसे यूज़ करें। ध्यान रहे जब भी हम यूज़ करेंगे तो कॉपी के बाद पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा या कट के बाद भी हमको पेस्ट यूज़ करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे हम कोई और सेंटेंस लिखते हैं और लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और इस डेटा को हम करते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले तो इस लाइन के हम लास्ट में आने के बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं, हमारा कर्सर आया नीचे। देन हम शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, देन अप एरो, बिकॉज कर्सर जो था हमारा वो लाइन के नीचे में था। तो यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस अप एरो प्रेस करेंगे, वापस से आते हैं एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आने के बाद कॉपी यूज़ करेंगे एंड देन कॉपी के बाद आते हैं पेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि अभी तो हमको समझना था कट एंड पेस्ट, देन वाई दिस कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसको भी हम समझते हैं कि कट एंड पेस्ट किस तरह से वर्क करता है। अब ध्यान ये रहे कि जब हम कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज़ कर रहे थे तो क्या था, जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो जैसे था वैसे का वैसे ही रहा और उसका डुप्लीकेट कॉपी बनना हो गया शुरू। अब एक चीज़ और समझते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में माउस क्लिक करते हैं, देन एंटर बटन प्रेस कर लिए और यहाँ पे हम एक ब्लैंक लाइन बना चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में हम कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं लाइक लेसन। यहाँ पे हम नीचे वर्ड टाइप कर लेते हैं लेसन। अब ये जो लेसन वर्ड हमारा नीचे टाइप हुआ है, हमको ये कहा जाता है कि ये वर्ड जो लेसन हेडिंग था ये नीचे ना हो करके ये हमको फर्स्ट लाइन में लिखना था। अब ये क्या है कि जो लेसन लिखा हुआ है इस लेसन को हम डिलीट करके फिर से दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना, हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको इसको डिलीट करके दोबारा लिखना नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये जो लेसन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसी वर्ड को यहाँ से मूव करके फर्स्ट लाइन में हम रख लें। तो जब कभी भी फाइल के अंदर किसी डेटा को मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर के जाना होता है, देन हम सबसे पहले उस डेटा को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आएंगे एडिट मेन्यू के अंदर एंड देन यूज़ करेंगे कट ऑप्शन पे। जैसे ही कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये डेटा यहाँ से हो जाता है डिसअपियर। अब सवाल ये आता है कि ये डिलीट क्यों हो गया है ना। एक्चुअल में ये डिलीट ना होकर के ये डेटा हमारा मूव होकर के चला गया है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब जब किसी भी डेटा को हम एक बार क्लिपबोर्ड के अंदर रख सकते हैं तो फिर हम उस डेटा को वापस अपने फाइल के अंदर ला भी सकते हैं। बस कैसे लाना है, तो सिंपली हम माउस को उस प्लेस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमको वो डेटा चाहिए, दैट इज़ कि यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर लाइन में चाहिए तो फर्स्ट वाले लाइन पे हम करते हैं क्लिक करने के बाद वापस से आते हैं एडिट मेन्यू के अंदर एंड एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद हम क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन पे और ये हमारा वर्ड लेसन जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था फाइल के अंदर वो मूव होकर के फाइल के अंदर स्टार्टिंग में आ चुका है। तो इस तरह से हम कट कॉपी ऑप्शन को और पेस्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस मेन्यू के अंदर समझा कॉपी पेस्ट, कट एंड पेस्ट एंड देन समझा था सिलेक्ट ऑल के बाद जो हमारा ऑप्शन था वो था डिलीट। वंस वी आर गोइंग टू डू दिस ऑप्शन अगेन, फिर से हम चलते हैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन को क्लिक करते हैं एंड देन एडिट के अंदर आते हैं और फिर से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लेकिन जो भी डेटा हमारा डिलीट हुआ अभी हम उस डेटा के ऊपर कुछ और भी टास्क परफॉर्म करना चाहते थे, दैट इज़ कि आई वांट माय डेटा बैक। हम उस डेटा को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो डेटा तो हो चुका है डिलीट। तो अब उस डेटा को वापस लाने के लिए हम सिंपल चलेंगे एडिट मेन्यू के अंदर और एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अनडू ऑप्शन पे। इस अनडू ऑप्शन का काम क्या होता है, हमको अपने फाइल के अंदर एक स्टेप पीछे ले जा करके छोड़ देता है। ठीक है, तो अभी जिस स्टेज पे हम हैं यहाँ पे हमारे फाइल के अंदर का जो भी डेटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। लेकिन बिफोर दैट स्टेप, अगर इस स्टेप के पहले वाले स्टेप के ऊपर अगर हम बात करें तो उस स्टेज तक हमारे फाइल के अंदर डेटा लिखा हुआ था और अनडू ऑप्शन क्या करेगा, हमको एक स्टेप पीछे ले जा करके छोड़ देता है। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं, हम अनडू ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और जो डेटा हमारा डिलीट होगा तो वापस हम एक स्टेप पीछे चले गए और जो भी डेटा हमारा डिलीट हुआ था वो पूरा का पूरा डेटा वापस आ गया है। ठीक है, अब ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि जो डिलीट किया हुआ डेटा है उसको वापस लाता है। एक्चुअल में ये हमको एक स्टेप पीछे ले जा करके रख देता है और एक स्टेप पीछे हमारा डेटा था लिखा हुआ तो वो डेटा हमारा फिर से वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो एडिट मेन्यू के अंदर हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, अनडू ऑप्शन, कट ऑप्शन, कॉपी पेस्ट डिलीट। अब हम बात करेंगे फाइंड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब सपोज करते हैं ये एक कुछ फाइल के अंदर हम कंटेंट लिख करके रखे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमको ढूंढना है बेस्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है या बेस्ट वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है।
तो इसमें तो चूंकि हमारा लाइन बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है ना, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें ढूंढने की कौन सी बात है, ये तो प्रत्येक लाइन के अंदर यहाँ एक बेस्ट वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो जब हम इसके अंदर और भी कंटेंट कुछ मिक्स कर दें, समथिंग लाइक दैट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज large collection of software program. Tally is a very user friendly accounting सॉफ्टवेयर। अब हम इस डेटा को करते हैं कॉपी, इस तीन डेटा को एडिट में चले करेंगे कॉपी, एंड देन इस डेटा को हम कर लेते हैं यहाँ पे और भी मिक्स। नाउ अब जो है हमारा डेटा सिमिलर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, ये डेटा जो है हमारा मिक्स हो चुका है। अब ऐसे स्थिति में हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ढूंढे ऑपरेटिंग कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या हम किसी दूसरे से वर्ड को ढूंढते हैं, लाइक हम कहते हैं लाइक मेरे फाइल के अंदर टैली कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं, है ना। तो हम ऑफ कोर्स इसको मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे टैली लिखा हुआ है एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे यहाँ पे टैली लिखा हुआ है, इस तरह से भी हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल के अंदर फाइल जो है हमारा अगर वो बहुत बड़ा है, फाइल के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना, अगर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन हो जाता है। इस काम को करने के लिए हम यूज़ करने वाले अपने फाइल के अंदर फाइंड ऑप्शन, और फाइंड ऑप्शन यूज़ करने के लिए सिंपल हम आएंगे एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद करना है क्लिक एडिट मेन्यू पे, एंड देन लिस्ट से हम क्लिक करेंगे फाइंड ऑप्शन पे। फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमारा, और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऊपर हेडिंग में टाइटल पे भी लिखा हुआ है फाइंड ऑप्शन, और ऐसे बॉक्स को हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। तो यह हमारा फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमसे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट, है ना, यानी कि आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है सिंपली उस वर्ड को इस वाले बॉक्स के अंदर आकर के कर लेंगे टाइप। जैसे हमको ढूंढना था अभी टैली, तो इस वाले बॉक्स के अंदर सिंपल हम आते हैं और टाइप करते हैं टैली। टैली टाइप करने के बाद देन क्लिक करते हैं हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करके बटन दिया, इस फाइंड नेक्स्ट बटन पे करेंगे क्लिक। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे फाइल के अंदर जहाँ पे टैली वर्ड लिखा हुआ था, इस वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट कर चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से हम आएंगे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। तो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो आगे टैली कहाँ पे लिखा होता है, ये दो जगह पे लिखा होता है, दोनों जगह के करके ढूंढ करके बताया। फिर से हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो फिर से वो आगे ढूंढना शुरू करेगा। तो इस तरह से हम जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो वर्ड फाइल के अंदर जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे शो करेगा। तीन जगह पे सर्च करने के बाद अब आगे यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कैन नॉट फाइंड टैली, क्योंकि अब इसके आगे हमारे फाइल के अंदर कहीं पे कोई टैली वर्ड लिखा हुआ है नहीं, तो इस वजह से आगे ये लिख रहा है कैन नॉट फाइंड, ये आगे फाइंड नहीं कर सकता, इसमें है ही नहीं वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को अपने फाइल के अंदर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सिस्टम फाइल के अंदर स्टार्टिंग में आते हैं एंड देन चलते हैं फिर से फाइंड ऑप्शन पे, है ना। अब यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था फाइंड नेक्स्ट, ऐसा ही ठीक ऑप्शन हमको यहाँ पे मेन्यू के अंदर भी मिल जाता है, और यहाँ पे एक नहीं एक्चुअल में दो ऑप्शन मिल जाता है हमको, एक मिलता है फाइंड नेक्स्ट और एक मिल जाता है हमारा फाइंड प्रीवियस। जैसे कि अभी हमने एक वर्ड फाइंड करा टैली, ठीक है, तो टैली हमारे फाइल के अंदर एक जगह तो लिखा था नहीं, है ना, तो एक मल्टीपल प्लेसेस पे वो जो वर्ड हमारा लिखा हुआ, तो जैसे ही हम फाइंड ऑप्शन लिखते हैं, फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डायलॉग बॉक्स के अंदर जिस भी वर्ड को फाइंड करना है उस वर्ड को लिखने के बाद जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो वर्ड जहाँ कहीं भी लिखा हो वहाँ पे उस वर्ड को हाईलाइट कर देता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो वर्ड जो है वो एक ही जगह लिखा हो, अगर वही वर्ड मल्टीपल प्लेसेस पे रिपीट हुआ हो, है ना, देन फाइंड किए वर्ड को आगे रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का। एंड अगर प्रीवियस वर्ड पे रिपीट होना हो देन हम यूज़ करेंगे फाइंड प्रीवियस का, दैट इज फाइंड नेक्स्ट जो है हमारा जो मैचेस मिल रहा है वो नेक्स्ट मैच की तरफ मूव करेगा, और फाइंड प्रीवियस जो है वो प्रीवियस मैच की तरफ मूव करेगा। ये दोनों का दोनों ऑप्शन जो है हमारा फाइंड से रिलेटेड ही ऑप्शन आ जाता है, और ये ऑप्शन हमारा पीडीएफ थियरी के अंदर भी लिखा हुआ होगा। तो एक बार चलते हैं हम देख लेते हैं थियरी के अंदर और क्या क्या लिखा हुआ था।
ठीक है। तो फाइंड ऑप्शन था, फाइंड द स्पेसिफाइड वर्ड विद इन फाइल, फाइल के अंदर किसी स्पेसिफाइड वर्ड, दैट इज कि हम जो भी वर्ड चाह रहे हैं उस वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज कर रहे थे फाइंड ऑप्शन का। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया भी गया हाउ टू यूज फाइंड ऑप्शन, फाइंड ऑप्शन का यूज करते कैसे हैं, तो इसके लिए हमको सिंपली आना है एडिट मेन्यू के अंदर, और एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद क्लिक कर देना है रिबन पे फाइंड ऑप्शन पे, और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही हमारा फाइंड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कुछ तरह से इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम जो भी वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं उस वर्ड को इस फाइंड वर्ड फील्ड में लिखेंगे एंड देन क्लिक कर लेते हैं फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, उस वर्ड को वो फाइंड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइंड प्रीवियस, फाइंड द प्रीवियस मैच, दैट इज कि अगर वही वर्ड इससे पहले भी लिखा गया हो तो उस तक पहुँचने के लिए फाइंड प्रीवियस वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर सेम वर्ड आगे भी लिखा गया हो देन यूज़ करेंगे हम फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो फाइंड द नेक्स्ट मैच एंड फाइंड द प्रीवियस मैच, ये फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट का फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन, वो आता है हमारा रिप्लेस ऑप्शन। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है अपने फाइल के अंदर किसी भी वर्ड को ढूंढना था देन यूज़ कर रहे थे फाइंड ऑप्शन। अगर आपको ये कह दिया जाए, ये टास्क दे दिया जाए कि आपको इस बार फाइल को के अंदर किसी वर्ड को ढूंढना ही नहीं है, ढूंढने के साथ साथ उसको चेंज भी कर देना है, दैट इज के रिप्लेस भी कर देना है। तो फाइल के अंदर किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ड को, एग्जिस्टिंग वर्ड कहने का सेंस ये हो गया जो वर्ड हमारा फाइल के अंदर पहले से लिखा हुआ है उस वर्ड को किसी दूसरे स्पेसिफाइड वर्ड से, किसी दूसरे बताए गए वर्ड से बदलना हो, तो ऐसे काम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिप्लेस ऑप्शन का। अब रिप्लेस ऑप्शन हम यूज़ कैसे करेंगे, तो रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि फाइल के बिगनिंग में जाना है, क्योंकि जब भी रिप्लेस ऑप्शन काम करता है या रिप्लेस करना शुरू करता है वो कर्सर पोजीशन के बाद काम करता है, कर्सर पोजीशन के पहले काम नहीं करता है। तो अगर हमको पूरे फाइल के अंदर ये रिप्लेस का काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले फाइल के बिगनिंग में जाना है, दैट इज़ के फाइल के शुरू में जाना है, और जाने के बाद हम चलेंगे वापस से एडिट मेन्यू के अंदर, और एडिट मेन्यू के अंदर जाने के बाद क्लिक करते हैं रिप्लेस ऑप्शन पे। हालांकि रिप्लेस के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की भी बना हुआ मिलेगा Ctrl+H, वो जब आप मेन्यू के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ये शॉर्टकट की आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो रिप्लेस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे हम रिप्लेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है रिप्लेस। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन को देखें ध्यान से तो ये फाइंड डायलॉग बॉक्स के जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हमको मिल रहा है। जैसे फाइंड डायलॉग बॉक्स के अंदर भी ऑप्शन लिखा हुआ था फाइंड वाट, यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हुआ फाइंड वाट। फाइंड डायलॉग बॉक्स के अंदर भी फाइंड नेक्स्ट बटन दिया हुआ था, यहाँ पे भी फाइंड नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा इसमें ऑप्शन ऐड क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है रिप्लेस विद, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ फाइंड नहीं करना है, फाइंड करने के साथ साथ उस वर्ड को चेंज भी करना है। तो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में दिखा गया है कि फाइल के अंदर जो भी ईज वर्ड था उस ईज वर्ड को सर्च करना है, फाइंड करना है, और फाइंड करने के साथ ही उसको रिप्लेस कर देना है कौन से वर्ड से, वाज वर्ड से। यानी कि जहाँ जहाँ भी फाइल के अंदर ईज वर्ड लिखा होगा सबको चेंज करके क्या कर देगा वो वाज। अब है कि अगर एक जगह पे चेंज करना है तो सिंपल हम रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, अगर हमको मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज करना है तो सिंपली आपको क्लिक करना है रिप्लेस ऑप्शन पे। ठीक है, तो अगर एक वर्ड को बदलना है तो आप क्लिक करेंगे रिप्लेस पे, और अगर सारे के सारे वर्ड्स को बदलना है तो ऑफकोर्स क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे। आइए चल के देखते हैं इसको नोटपैड पे। तो हम आ गए यहाँ से नोटपैड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इट माइट बी अ ब्लंडर, हम ऑनेस्टी ईज को वाज करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे फाइल के अंदर ईज लिखा हुआ है हम उस सबको चेंज करके क्या कर देना चाहते हैं, वाज कर देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस पे ईज लिखा हुआ है, लाइक अगर हम बात करें तो एक तो हमारा यहाँ पे ईज लिखा हुआ है, इसके बाद वाले लाइन में भी ईज लिखा हुआ है, और अगर बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेंटेंस में भी ईज लिखा हुआ है। तो अब हमको एक टास्क ये दिया गया है कि जहाँ कहीं भी फाइल के अंदर ईज लिखा हुआ है सारे के सारे ईज को चेंज कर देना है, और ईज की जगह पे हमको लिख देना है आर। ठीक है, या सॉरी इस के जगह पे लिख देना हमको वास। तो उसके लिए हम सिंपल आते हैं एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ रिप्लेस ऑप्शन, जो कि फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस के ठीक नीचे आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है रिप्लेस ऑप्शन पे। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑप्शन पे। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, नाम है इसका रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टास्क दिया गया था हमको वो ये दिया गया था कि फाइल के अंदर जहाँ कहीं पे ईज वर्ड है ईज वर्ड को ढूंढना है, और ईज को ढूंढने के साथ ही उसको क्या बना देना है,
वाज बना देना है। ठीक है, अब ये ईज जो है वो फाइल के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे लिखा हुआ है और सारे के सारे ईज को हमको चेंज करके कर देना है वाज। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पे, ना कि रिप्लेस पे। अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक ईज को वो चेंज करके वाज बना देगा, लेकिन बाकी के जगह पे जहाँ जहाँ पे ईज लिखा हो वो एज इट इज ही रह जाता है। अगर आपको सारे के सारे ईज को चेंज कर देना है, सारे के सारे वर्ड को रिप्लेस कर देना है, दैट इज सारे के सारे वर्ड मतलब ये ईज वर्ड फाइल के अंदर जहाँ कहीं भी लिखा सारे जगह पे चेंज कर देना है, देन यूज़ करना होगा आपको रिप्लेस ऑल बटन पे। ठीक है, हमको यही टास्क करना था, तो सिंपल हम आते हैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल बटन पे करेंगे क्लिक, और ये रहा हमारा फाइल के अंदर जहाँ कहीं भी ईज लिखा हुआ था वो सारा का सारा ईज चेंज होकर के अब हो चुका है वाज। ठीक है, भले ही आपको ये ढूंढने में मार्क करने में टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ कहीं भी ईज लिखा हुआ था कंप्यूटर सारे ईज को ढूंढ ढूंढ करके सब कुछ चेंज करके कर दिया वाज। ठीक है, तो अब अगर हम फाइल के अंदर ईज वर्ड ढूंढेंगे भी तो ईज वर्ड एग्जिस्ट नहीं होगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा का सारा ईज जो था अब वो बदल चुका है, वो हो चुका है वाज। अगेन अगर आपको ये कह दिया जाए कि वाज को चेंज करके कर देना है ईज, वापस से हम आएंगे एडिट मेनू के अंदर, और एडिट मेनू के अंदर आने के बाद क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑप्शन पे। रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है रिप्लेस का। इस बार जो है हमको वाज को चेंज करना है। ध्यान रहे जो भी वर्ड पहले से हमारा फाइल के अंदर है कंप्यूटर ढूंढेगा भी उसी को, तो उसको हम टाइप करेंगे फाइंड वाट वाले फील्ड में, और जो बदल करके न्यू वर्ड लिखना है उसको हमेशा लिखना है रिप्लेस विथ में। तो एग्जिस्टिंग वर्ड को टाइप करते हैं फाइंड वाट में और न्यू वर्ड को हम टाइप करते हैं रिप्लेस विथ में। फिलहाल वाज जो है हमारा वो एग्जिस्टिंग वर्ड है, हमारे फाइल के अंदर यही वर्ड है, और इसको चेंज करके करना है ईज। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ईज, और ईज लिखने के बाद सिंपल यहाँ पे आना है रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे, रिप्लेस ऑल बटन पे, और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, और जहाँ कहीं भी हमारे फाइल के अंदर वाज लिखा हुआ था वापस से बदल करके हो चुका है ईज। तो इस तरह से हम फाइल के अंदर किसी भी एग्जिस्टिंग वर्ड को बिना एक एक करके ढूंढ करके चेंज किए हुए बस रिप्लेस ऑप्शन की मदद से ईजिली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे रिप्लेस ऑप्शन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन आता है गो टू, है ना। सिलेक्ट ऑल हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, गो टू आता है एंड देन आता है टाइम एंड डेट। तो समझते हैं आगे गो टू ऑप्शन को एंड देन टाइम एंड डेट ऑप्शन को। रिप्लेस ऑप्शन के बाद आता है हमारा ऑप्शन गो टू। यहाँ लिखते हैं टू गो टू अ स्पेसिफाइड लाइन नंबर विद इन द फाइल। फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना हो, लाइक अगर हमारे फाइल के अंदर 500 या 400 लाइन लिखा हुआ हो और हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे डायरेक्टली जंप करना चाह रहे हैं, लाइक अगर हम ये कहें कि फाइल के अंदर टोटल 400 लाइन है, हमको जाना है लाइन नंबर 300 पे या लाइन नंबर 250 पे, क्विकली जंप करना है ना। यहाँ पे हमको कीबोर्ड से एरो बटन नहीं प्रेस करना, बहुत सारा माउस से स्क्रॉल नहीं करना है, बस हम चाह रहे हैं कोई एक ऐसा ऑप्शन हो कि बस हम वहाँ पे एक बटन क्लिक करें और हम उस पर्टिकुलर लाइन पे पहुँच जाए। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गो टू ऑप्शन का। अब सवाल आता है गो टू ऑप्शन हम यूज़ कैसे करते हैं। तो गो टू ऑप्शन यूज़ करने के लिए सिंपली चलना है हमको एडिट मेनू के अंदर, और एडिट मेनू के अंदर जाने के बाद क्लिक करना है गो टू ऑप्शन पे, या इसके बदले में हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+G। जैसे हम क्लिक करते हैं गो टू ऑप्शन पे तो कुछ इस तरह से गो टू लाइन नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, जहाँ पे आपसे लाइन नंबर आस्क करेगा, पूछेगा आप जितने भी नंबर लाइन पे जाना चाह रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर लाइन नंबर वाले फील्ड के अंदर वो लाइन नंबर टाइप करेंगे एंड देन गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गो टू ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको उतने नंबर तक पहुंचा दिया जाता है, या जो कर्सर होता है आपका उतने नंबर लाइन पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गो टू से रिलेटेड एक बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, गो टू ऑप्शन नॉट वर्क्स इफ द वर्ड रैप इज इनेबल। अगर आपके नोटपैड प्रोग्राम के अंदर वर्ड रैप ऑप्शन इनेबल है देन गो टू ऑप्शन आपका काम नहीं करता है। और ये जो वर्ड रैप हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा फॉर्मेट मेनू के अंदर। तो इससे पहले कि हम गो टू ऑप्शन को समझे, पहले समझ लेते हैं कि वर्ड रैप ऑप्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है और ये क्या काम करता है। और इसको समझने के लिए हम चलेंगे फॉर्मेट मेनू के अंदर। फॉर्मेट मेनू के अंदर जो हमारा ऑप्शन आता है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्ड रैप, टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ न्यू लाइन इफ देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन द करेंट लाइन। ठीक है, अगर नोटपैड के अंदर टास्क परफॉर्म करते हुए या कुछ लिखने के दौरान अगर जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन के अंदर कोई खाली जगह ना हो, है ना, तो ऑटोमेटिकली नोटपैड एक नया लाइन शुरू कर दे। और ऐसे काम के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रैप। क्योंकि आमतौर पे देखा ये जाता है कि नोटपैड के अंदर अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर पेज के अंदर
उस पर्टिकुलर लाइन में अगर जगह खाली नहीं है तो ऑटोमेटिकली नोटपैड के अंदर राइट साइड स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है ना, और लेफ्ट साइड की तरफ डेटा जो होता है हमारा हाइड होना शुरू हो जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि वो राइट की तरफ स्क्रॉल ना हो, जैसे ही पेज का जो एरिया है वो कंप्लीट हो, कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक अगले लाइन में चले जाए, नया लाइन शुरू कर ले। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रैप ऑप्शन का। वहीं पे बात करेंगे हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर दूसरे ऑप्शन के बारे में, तो आता है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जैसे फॉन्ट फेस हो गया जिसको हम राइटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं, और दूसरा आता है हमारा फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया। ऐसे काम को करने के लिए यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट ऑप्शन का। एक्चुअल में जो हमारा फॉन्ट ऑप्शन है वो एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करवा देता है, जहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर हम राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉन्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं, ये सारे कार्यों को वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डायलॉग बॉक्स के बारे में तो कुछ इस तरह से हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहा होगा आपको। जब सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा वो आता है फॉन्ट का, है ना। यहाँ से हम फॉन्ट के राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और बोल्ड इटैलिक दोनों को हम एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट साइज। यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फॉन्ट के साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन नोटपैड यू कैन नॉट चेंज द फॉन्ट कलर। नोटपैड के अंदर आप फॉन्ट के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक जो कलर दिया गया वही कलर इसमें होता है, दैट इज ब्लैक कलर होगा। सेकेंड बात करें, इन नोटपैड यू कैन नॉट यूज डिफरेंट फॉन्ट साइज फॉर द डिफरेंट टेक्स्ट। एक ही फाइल के अंदर आप अलग अलग टेक्स्ट के लिए अलग अलग साइज यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे फाइल के अंदर जो हेडिंग हो, हेडिंग का साइज कुछ अलग हो, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है, जो डेफिनेशन वाला टेक्स्ट है, उसका साइज अलग हो। तो ऐसा नोटपैड के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर किसी एक भी टेक्स्ट का आप राइटिंग साइज चेंज करने जाएंगे या राइटिंग स्टाइल चेंज करने जाएंगे तो नोटपैड फाइल के अंदर मौजूद सारे के सारे टेक्स्ट का, सारे के सारे कंटेंट का राइटिंग स्टाइल चेंज कर देता है या उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर देता है। एक बार नोटपैड के अंदर चल के इसको देखते हैं हम किस तरह से ये हमारा फंक्शन करता है। था ऑप्शन हमारा गो टू। फिलहाल ये गो टू ऑप्शन है हमारा इनेबल है, ये काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेट मेनू के अंदर तो फॉर्मेट मेनू के अंदर हमारा जो वर्ड रैप ऑप्शन है ये वर्ड रैप ऑप्शन इनेबल नहीं है। अगर फॉर्मेट मेनू के अंदर ये वर्ड रैप ऑप्शन इनेबल नहीं है देन हम यहाँ पे ईजिली गो टू ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर गो टू ऑप्शन पे काम करना है तो उससे पहले हम चलेंगे व्यू मेन्यू के अंदर, यहाँ से स्टेटस बार को कर लेंगे इनेबल, ताकि हमको ये पता चले कि हम कितने नंबर लाइन पे फंक्शन कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे हम गौर से देखें लाइन के बारे में तो यहाँ पे शो कर रहा है हमारा लाइन नंबर 1 एंड देन कॉलम नंबर 1, यानी हम अपने फाइल के अंदर लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़े, है ना, तो अब अगर यहाँ पे हम स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ बता रहा है लाइन नंबर 17 एंड कॉलम नंबर 1। इसी तरह से अगर हम राइट एरो प्रेस करते चले जाते हैं तो एरो प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी कुछ स्टेटस चेंज हो चुका होगा, लाइन नंबर 17 एंड कॉलम नंबर 14। यानी कि स्टेटस बार बेसिकली फाइल के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन शो करते रहता है कि जो कर्सर पोजीशन है वो कौन से नंबर लाइन पे है, कितने नंबर कॉलम पे है, ये सारा इन्फॉर्मेशन फाइल के बारे में बताते रहता है हमारा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम गो टू ऑप्शन समझे थोड़ा सा फाइल के अंदर कुछ और भी कंटेंट लिख लेते हैं। डेटा को हम करते हैं सिलेक्ट करने के बाद करेंगे कॉपी एंड देन यूज़ कर लेते हैं पेस्ट, और आगे पेस्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं शॉर्टकट की। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फाइल के अंदर बहुत सारा लाइन लिखा जा चुका है। 1514 लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, 1514 लाइन यहाँ पे लिखा जा चुका है। टोटल 1514 नंबर लाइन यहाँ पे लिख चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अभी तो हमारा कर्सर जो लास्ट लाइन पे है, यानी कि 1514 नंबर लाइन पे अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें तो 1513 नंबर लाइन पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको सडनली या एक ही बार हम चाह रहे हैं जंप कर जाए लाइन नंबर 250 पे। अब इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, या एरो बटन प्रेस करेंगे तब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंपल आते हैं यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर आने के बाद क्लिक करते हैं एडिट मेन्यू में, और यहाँ से आकर के क्लिक करेंगे ऑप्शन गो टू पे। जैसे हम गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है।
इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जितने नंबर लाइन पे जाना है सिंपली वो लाइन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। लाइक अगर हम ये कहते हैं हमको लाइन नंबर 250 पे जाना है तो बस यहाँ पे लिखते हैं 250 एंड देन गो टू ऑप्शन पे करेंगे, गो टू बटन पर क्लिक। जैसे ही गो टू बटन पर क्लिक करेंगे, अब अगर स्टेटस बार पे आकर के हम चेक करते हैं तो यहाँ स्टेटस बार पे हमारा शो कर रहा है, जो कर्सर का पोजीशन वो बता रहा है लाइन नंबर 250। दैट इज़ कि हम एक ही बार माउस क्लिक करते ही पहुँच गया लाइन नंबर 250 पे। वापस से अगर यहाँ से कहा जाए कि एक काम करते हैं, हम फाइल के अंदर लाइन नंबर 5 पे चलना चाह रहे हैं, तो सिंपल आएंगे यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर एंड देन क्लिक कर देना है गो टू ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद वापस यही गो टू लाइन जो डायलॉग बॉक्स है ये हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जितने नंबर लाइन पे जाना बस वो लाइन नंबर टाइप करेंगे, देन क्लिक कर लेते हैं यहाँ से हम गो टू। अब अगर आके हम चेक करेंगे तो वापस हम आ चुके हैं लाइन नंबर 5 पे। यहाँ पे लिख रहा है लाइन नंबर 5। अगर इसको हम स्क्रॉल भी करना चाहें तो ये देखेंगे जो लास्ट जो था हमारा वो 5 नंबर लाइन पे ही था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एडिट मेनू होता है कंप्लीट, जहाँ पे आज हम लोगों ने एडिट मेनू के सारे ऑप्शन को समझा। नेक्स्ट जो हमारा मेन्यू आता है वो आता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो हमारा ऑप्शन आता है, सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप और सेकंड ऑप्शन जो आता है हमारा फॉन्ट। जैसा डेफिनेशन में हमने देखा था, वर्ड रैप का काम क्या होता है कि फाइल के अंदर कर्सर ऑटोमेटिकली एक नए लाइन के अंदर आ जाए अगर पेज के ऊपर खाली जगह ना हो। लाइक कि अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो पहले से यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें हम और भी कुछ कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, है ना, डम्मी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो ये क्या हुआ, ये राइट साइड स्क्रॉल होते चला गया। दैट इज़ कि एक नए लाइन में जाने के बजाय ये उसी लाइन में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इससे क्या होता है, लेफ्ट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ था वो सारा कंटेंट हमारा हाइड हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार दिया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको क्लिक करके यहाँ से हम ड्रैग करके वापस लेफ्ट में आ सकते हैं और यहाँ से ड्रैग करके वापस राइट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे हम आगे बट लेटर टाइप करना शुरू करेंगे वो ऑटोमेटिकली राइट साइड स्क्रॉल होते चला जाएगा और लेफ्ट के कंटेंट को हाइड करना चाहेगा, करते चला जाता है। हम ये चाह रहे हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, दैट इज़ कि अगर लाइन के अंदर खाली जगह ना हो तो वो राइट साइड स्क्रॉल ना हो करके उसी फाइल के अंदर, उसी पेज के अंदर एक नया लाइन शुरू कर ले। तो उसके लिए आपको आना है सिंपल फॉर्मेट मेनू के अंदर, देन क्लिक कर देना वर्ड रैप ऑप्शन। अब ये क्या हुआ कि जो राइट साइड में चला जा रहा था वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले लाइन में आ गया। और ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आगे भी अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जैसे ही हम लाइन लिखते हुए चलेंगे, अब आगे चूंकि यहाँ पे कोई जगह खाली है नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नीचे के वाले लाइन के अंदर आ जाएगा। तो नोटपैड फाइल के अंदर जैसा कि जो डिफ़ॉल्ट कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर लाइन के अंदर खाली जगह ना हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक नया लाइन शुरू हो जाए, देन आपको क्लिक करना है वर्ड रैप ऑप्शन पे, जो कि हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन के बारे में तो आता है हमारा फॉन्ट। जैसा कि थियरी में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम फॉन्ट के राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डेट इज़ फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन दिख रहा है वो फॉन्ट फेस का दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एरो दिया हुआ है, इसको स्क्रॉल करके हम डिफरेंट राइटिंग स्टाइल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हम एक पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल को चुनते हैं और चुनने के बाद सिंपल यहाँ पे आएंगे, ओके बटन पर करेंगे क्लिक। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे फाइल के अंदर का फॉन्ट फेस दैट इज राइटिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। फिर से देखते हैं इस ऑप्शन को, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आना है, सिंपल फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ से जो भी राइटिंग स्टाइल चाहिए अपने फाइल के अंदर सिंपली उस राइटिंग स्टाइल पर करेंगे क्लिक एंड देन ओके बटन पर कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करते हैं फाइल के अंदर का राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। इसके बाद जो आता है हमारा सेकेंड वो आता है फॉन्ट स्टाइल। अगर फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करें तो नोटपैड के अंदर जो आपको स्टाइल मिलता है वो मिलता है रेगुलर, बोल्ड, ऑब्लिक। ऑब्लिक को समटाइम्स हम लोग इटैलिक के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं पे आपको ये इटैलिक लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं पे ऑब्लिक लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक जो होता है हमारा रेगुलर, दूसरा होता है ऑब्लिक, तीसरा होता है बोल्ड और चौथा जो हमारा होता है बोल्ड एंड ऑब्लिक। ये एक ही साथ बोल्ड और ऑब्लिक ऑप्शन का कम्बिनेशन होता है, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। वहीं पे लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट के साइज को यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और फॉन्ट के साइज को यहाँ से हम घटा भी सकते हैं। सिंपल हम फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज हमारा यहाँ कम हो चुका है। अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ आएंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, क्लिक करना है फॉन्ट ऑप्शन पे और फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, देन ओके बटन पर करेंगे क्लिक। हमारे फाइल के अंदर फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ जो भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड टास्क है वो फॉर्मेट फॉन्ट के अंदर आके आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम
व्यू टैब के अंदर जो ऑप्शन आता है मेनली दो तरह का ऑप्शन आता है। एक आता है हमारा जूम और दूसरा जो आता है हमारा स्टेटस बार। जूम के अंतर्गत तीन ऑप्शंस होंगे, जूम इन, जूम आउट और एक आता है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम। जूम इन के हेल्प से हम पेज के जूम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। हम जितनी दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे हर बार जो होगा हमारा पेज वो और ज़्यादा जूम इन होता चला जाएगा। वहीं पे अगर हम जूम आउट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हर बार वो जूम आउट होता चला जाएगा। अगर हम एक ही बार में चाह रहे हैं कि वो जो नॉर्मल है या जो डिफ़ॉल्ट जूम लेवल आता है उस पर पहुँच जाए तो सिंपल आना है, व्यू के अंदर जूम में चलेंगे और यहाँ से रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पे करेंगे क्लिक। तो ये जो डिफ़ॉल्ट जूम लेवल होता है उस पर दैट इज़ के 100% जूम लेवल पे हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस बार। जैसा कि अभी हम लोगों ने गो टू ऑप्शन यूज़ करने के दौरान यहाँ पे स्टेटस बार को देखा, जिस स्टेटस बार के ऊपर कितना नंबर लाइन पे आपका कर्सर है और कितने नंबर कॉलम पे है वो शो कर रहा है। इस स्टेटस बार को शो या हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है इस स्टेटस बार ऑप्शन का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो स्टेटस बार था हमारा वो डिसअपियर हो चुका है। वापस से अगर स्टेटस बार को लाना हो तो सिंपल चलेंगे व्यू मेन्यू के अंदर एंड देन क्लिक करेंगे स्टेटस बार के ऊपर, हमारा स्टेटस बार वापस से विजिबल हो चुका है। तो स्टेटस बार को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटस बार का ऑप्शन। लास्ट जो हमारा आता है हेल्प मेनू। यहाँ पे तीन ऑप्शंस होंगे। पहला आता है व्यू हेल्प, नोटपैड से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट है आपके कंप्यूटर के ऊपर तो आप इस व्यू हेल्प पे क्लिक करके कोई भी नोटपैड से रिलेटेड हेल्प सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेंड फीडबैक, है ना। आपको अगर इसके बारे में कुछ फीडबैक सेंड करना है माइक्रोसॉफ्ट को देन यहाँ पे सेंड फीडबैक पर क्लिक करके आप वो फीडबैक सेंड कर सकते हैं। और जो लास्ट आता है हमारा अबाउट नोटपैड, ये नोटपैड के वर्जन्स के बारे में कुछ जानकारी बताता है, चाहे कि इस नोटपैड को कौन से विंडोज़ पे इंस्टॉल किया गया हुआ है, विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल किया गया और इसका जो भी वर्जन्स है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट नोटपैड प्रोग्राम जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है और ये बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये एक एज ए एडिटर भी यूज़ किया जाता है ना। अगर हम बात करें तो HTML बेसिक जो होता है कोडिंग हमारा, वो टैग्स जो लिखना होता है वो जो भी बिगनर्स होते हैं हमारे वो नोटपैड से ही शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पाइथन बेसिक कोड के बारे में तो वो भी यहाँ पे टाइप हो सकता है। जावा बेसिक कोड के बारे में टाइप करें, है ना। तो चूंकि ये हमारा विंडोज़ के साथ प्री इंस्टॉल आता है तो यूज़र को अलग से इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो यूज़र जो होता है, जो बिगिनर यूज़र होते हैं वो नोटपैड को यूज़ करना पसंद करते हैं। हालांकि आगे जब कोई भी बिगिनर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट आईडीज़ है, वो डिफरेंट आईडीज़ का यूज़ करते हैं। बट एट द टाइम ऑफ बिगनिंग दे ऑल यूज़ नोटपैड एडिटर। ठीक है, तो ये था हमारा नोटपैड विंडो। आगे के वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।